नहीं सर। नहीं? नहीं सर। चलिए, इसका मतलब ये है कि स्टिल एनर्जी है, हम और भी पढ़ सकते हैं। चलिए, यस। अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं बेटे, जो मैं भी आप लोग को इस तरह से ये व्हाइट बोर्ड पे और उस पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सबको बेटे समझ आ रही है इसकी? किसी को कोई यस ऐसा सर, मेरा आ बेटा रही है। है जिसको जिसको प्रॉब्लम हो समझ आने में? कोई वो कह रहा है कि नहीं सर, ये तो मुझे इस तरह से समझ ही नहीं आ रही, या कोई ऐसा इशू किसी बच्चे को हो, तो आप लोग प्लीज बता दिया करो नो बेटे। सर। मुझे 10 दफा 20 दफा रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बस मुझे ये है कि हम थोड़ा सा पढ़ें, और बस इतना पढ़ें कि वो सारे बच्चे जो है उसको इजीली जो है वो पिक भी कर सकें। तो इसलिए स्पीड भी हम कम ही रख रहे हैं, मैं इसलिए वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। स्लाइड्स जो है वो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें फिर स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो होपफुली अभी फ़िलहाल आप लोग मेरे साथ साथ ही होंगे, आप लोग शायद आप लोग को समझ आ रही होगी। जी सर। अच्छा जी, तो आज का जो बेटे जो हमारा प्रैक्टिकल है, दैट इज ब्लड कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। और फिर किसने काम खराब कर दिया? चलिए, मैं ऐसा करूँगा कि किसी टाइम पे ना आप सबको मौका दूंगा, आप लोग भी वाइट बोर्ड यूज़ कर लिया करोगे, ठीक है? तो फिलहाल मुझे यूज़ करने दें। सही। अच्छा जी, तो बेटे आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ द ब्लड कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। इसमें मुझे आप लोगों की इनपुट्स चाहिए। आप लोगों से मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछनी हैं, हम डिस्कस करते हुए इस प्रैक्टिकल को लेके जाएंगे। देखें, हमने अगर तो कोई भी ऐसे टेस्ट करने हों जो कि जिसके लिए हमें ब्लड रिक्वायर्ड होता है, तो सबसे पहले तो हमें उस टेस्ट के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है, हमें तो उस टेस्ट के लिए ब्लड चाहिए। और ब्लड को हम कलेक्ट कैसे करेंगे, किस तरह से हमने उनको लेना है, ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं, किस जगह से कलेक्ट करते हैं, ह्यूमंस में कहाँ कहाँ से हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी आर्टरी यूज़ करेंगे, कौन सी वेन यूज़ करेंगे। और उसके बाद फिर उस ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उनके अभी एनालिसिस अगर के लिए अगर हमने उसको किसी जगह भेजना हो या हमने थोड़ी देर बाद करनी हो, तो उस ब्लड को हम प्रिजर्व कैसे करेंगे ताकि वो अपने नॉर्मल शेप के अंदर ही रहे। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल है, बस छोटा सा, ठीक है? तो चलें ये हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए, ब्लड जो है वो नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, और हम ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से ही लेते हैं। और आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर जो मेजरली ब्लड वेसल्स हैं उनकी दो मेजर टाइप्स हैं। एक को हम आर्टरीज कहते हैं, दूसरे को हम वेन्स कहते हैं, ठीक है? और आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो है ब्लड जो है वो वेन से लिया जाता है, आर्टरी से नहीं लिया जाता। तो मेरा बेटा कोई बता सकता है कि हम वेन को क्यों प्रेफरेबली यूज करते हैं फॉर ब्लड कलेक्शन, आर्टरी को क्यों नहीं करते? जी, कौन बताएगा? शाबाश। जी जी मेरा बेटा, कौन बताएगा कि हम ब्लड कलेक्शन के लिए हम वेन को क्यों यूज करते हैं, कॉमनली हम आर्टरी को क्यों नहीं यूज करते? जी, शाबाश। जागो, सारे जागो बेटे, बताएं, शाबाश। Why veins are preferred for blood collection as compared to arteries? कौन बताएगा मुझे? सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो बेटे, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है, आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इस तरह तो बताइए ना कम से कम कि आंसर नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है। देखें बेटे, जो पहली रीज़न है ना वो ये है कि वेन्स जो हैं
वो सुपरफिशियल होती हैं, आर्टरीज डीप होती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रीज़न है ना वो ये है कि वेन्स जो हैं वो सुपरफिशियल होती हैं और आर्टरीज डीप होती हैं। इस वजह से हम वेन्स को इजीली अप्रोच कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। तो इस वजह से हम वेन्स को प्रेफर करते हैं फॉर ब्लड कलेक्शन। ये पहली रीज़न है जो कि मेजर रीज़न है। सेकेंड रीज़न हमारे पास जो कि एसोसिएटेड रीज़न हो सकती है वो ये है कि आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो आर्टरीज के अंदर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स। ठीक है, सो चूंकि ब्लड प्रेशर वेन्स का कम होता है, सो इस वजह से अगर हम वेन से ब्लड कलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली जब आप सिरिंज इंसर्ट करते हो तो आपने एक तरह से हेमरेज क्रिएट कर दिया। फिर उस पर्टिकुलर एरिया को की क्लॉटिंग भी तो होनी है, उस पर्टिकुलर वेसल्स की क्लॉटिंग भी तो करनी है। सो अगर वेसल के अंदर, वेन के अंदर नॉर्मली प्रेशर कम होता है, ब्लड फ्लो जो है उसकी जो स्पीड है वो कम होती है, इस वजह से क्या होता है कि जो क्लॉटिंग है वो जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू आर्टरी। सो इस वजह से हम वेन को यूज करते हैं। ठीक है, सो ये दो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हम वेन को प्रेफरेबली यूज करते हैं फॉर ब्लड कलेक्शन। फर्स्ट वन इज दी के वेन्स जो हैं वो सुपरफिशियल हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। और सेकेंड रीजन क्या है कि आर्टरीज वेन्स का जो के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, सो क्लॉटिंग जो है वो जल्दी होती है वेन्स के अंदर एज कम्पेयर टू आर्टरीज। ठीक है, सो ये हमारे पास रीजन आ गई कि हम क्यों वेन्स को यूज करते हैं। चले जी, अब हमें ये तो पता चल गया कि हम वेन को ज्यादातर यूज करते हैं फॉर ब्लड कलेक्शन। तो अब ये पता करना है कि कौन सी वेन और प्रिफर्ड साइट कौन सा है ब्लड कलेक्शन के लिए। तो बेटे जो प्रेफरेबल साइट है ब्लड कलेक्शन के लिए दैट इज नॉर्मली आर्म। आर्म से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, हैंड जो आर्म है आपका उससे हम नॉर्मली ब्लड कलेक्ट करते हैं। और आर्म के अंदर जो है वो हमारे पास कौन सी वेन्स हैं जिनसे हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेटे एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई। ये देखें, ये एक एनाटॉमी है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। उन्होंने बेसिकली हैंड की एनाटॉमी अलोंग विद इट्स वेन्स सिर्फ दी हुई है इन टर्म्स ऑफ वेन्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि क्या है कि जो वेन्स के अंदर भी दो तरह की है ना, कुछ वेन्स में भी थोड़ी सी कुछ डीप होती हैं, कुछ सुपरफिशियल होती हैं। जो सुपरफिशियल है उन्होंने उसको लाइट ब्लू कलर से डिनोट किया है, जो डीप है वो उन्होंने डार्क ब्लू कलर से डिनोट किया है। अब यहाँ पे हम आते हैं, मैंने कहा था कि ज़्यादातर हम जो ब्लड है वो वेन से कलेक्ट करते हैं और सुपरफिशियल वेन से। तो जो मैंने कहा कि लाइट ब्लू कलर है दैट इंडिकेट्स द सुपरफिशियल वेन्स, व्हाइल द डीप ब्लू कलर इंडिकेट्स द डीप वेन्स। ठीक है, डार्क ब्लू कलर इंडिकेट्स द डीप वेन्स। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आप देखो ये जो वेन है इसको हम कहते हैं मीडियन क्यूबाइटल वेन। मीडियन क्यूबाइटल वेन, सो दिस इज द कॉमन साइट फॉर ब्लड कलेक्शन। along with this along with this हम ये वाली वेन भी यूज कर सकते हैं जो कि ऊपर से ऐसे आ रही है ऐसे। ठीक है, ये दिस इज सेफेलिक वेन। तो सेफेलिक वेन से भी हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। सो नॉर्मली जो ब्लड कलेक्शन होती है या तो मीडियम क्यूबाइटल वेन से होती है या सेफेलिक वेन से होती है। इसको अगर आप, ये तो पिक्चर था, एनाटॉमिकल पिक्चर था, तो इस वजह से सिर्फ आपको वेन्स का बताना था। और अब हम एक्चुअली रियल सिनेरियो पे आते हैं। ये देखें हैंड, आर्म को आप देख रहे हैं, हाथ को, और यहाँ पे ये देखें आपको वेन्स नज़र आ रही है। ये जो वेन है ये वाली, दिस इज बेसिकली द मीडियम क्यूबाइटल वेन। और ये जो वेन आ रही है ये देखें, दिस इज द सेफेलिक वेन। सो कॉमनली हम इन दोनों वेन्स को यूज करते हैं फॉर ब्लड कलेक्शन। ठीक है जी, समझ आ गई आप सबको कि कौन कौन सी प्रेफरेबल जो है साइड, प्रेफरेबल साइड कौन सा है, आर्म। और वेन, उस वहां पे हाँ जो वेन्स हैं उसमें कौन सी होती हैं, दोज आर बेसिकली मीडियल क्यूबाइटल वेन सेफेलिक एंड सेफेलिक वेन। ठीक है, जी। चलिए जी, अब हम आगे मूव करते हैं। चलिए जी, हमें साइट तो पता चल गया। अब हमें ब्लड कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे पहले तो हमें सिरिंज चाहिए जिसके जिसके थ्रू हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। तो सिरिंज के हमें सबसे पहले पार्ट्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखें, किसी भी सिरिंज के मेजरली ना तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट है
जिसके अंदर बेसिकली स्केल होता है और जिसमें हम बेसिकली वो मेडिसिन लेते होते हैं, वो फ्लूइड लेते होते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं बैरल। दिस इज नोन एज बैरल, ठीक है। और ये पार्ट जिसके थ्रू हम ब्लड या कोई भी मेडिसिन जो है उसको सक करते हैं इन द बैरल, या उसको उसको इजेक्ट करते हैं फ्रॉम द बैरल, सो इसको हम कहते हैं प्लंजर। प्लंजर, और फिर ये आपके पास नीडल है। सो किसी भी सिरिंज के मेजरली 3 पार्ट्स हैं, बैरल, प्लंजर एंड नीडल, ठीक है। चले, ये तो हमें नीडल के पार्ट्स का पता चल गया। अब नीडल की जो सिरिंज की जो सिरिंज के पार्ट्स का पता चल गया। अब सिरिंज की जो सिलेक्शन है वो किस बेस पे होती है, किस बेस पे हम किसी भी सिरिंज को जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। सो उसको अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, देयर आर 3 मेजर प्रिंसिपल्स जिसके बेस पे हम, या 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेस पे हम किसी भी सिरिंज को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट है सिरिंज साइज, सिरिंज साइज क्या इंडिकेट करता है कि इस बैरल के अंदर कितना वॉल्यूम आता है उस मेडिसिन का या उस सोल्यूशन का, और हमें कितना वॉल्यूम लगाना है, कितना वॉल्यूम इंजेक्ट करना है या कितना वॉल्यूम उस पेशेंट से लेना है ब्लड का। सो जितना वॉल्यूम चाहिए होगा उसके बेस पे हम सिरिंज साइज डिफाइन करेंगे। यार हमें इतने सीसी की सिरिंज चाहिए, 5 ml की चाहिए, 10 ml की चाहिए, 20 ml की चाहिए, 3 ml की चाहिए, 1 ml की सिरिंज चाहिए, वो हम सिरिंज साइज जो है वो डिफाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, और डिजायर्ड वॉल्यूम, क्योंकि हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। सेकंड जो चीज है वो बेसिकली होती है बेटे नीडल लेंथ, या नीडल की जो लेंथ है, ये ये सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिरिंज सिलेक्शन में। और नीडल लेंथ जो है बेसिकली नीडल की लेंथ डिफाइन करती है, और वो हम किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं, वो हम सेलेक्ट करते हैं टाइप ऑफ इंजेक्शन पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, सो उसके लिए आपको सर नीडल लेंथ। आवाज नहीं आ रही। जी, अब ठीक है, अब ठीक है आवाज। जी सर। अच्छा, जी सर। मैं ये कह रहा था कि सेकंड जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली हमारे पास होता है नीडल लेंथ का, कि नीडल लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, और नीडल लेंथ जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है टाइप ऑफ इंजेक्शन पे। बेटे अगर आप मिसाल के तौर पे सब कट इंजेक्शन लगाते हैं, सब कट बेसिकली सबक्यूटेनियस टिश्यू जो स्किन के नीचे होता है, तो उसके लिए हमें नीडल लेंथ लंबी नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट नीडल लेंथ वाली, शॉर्ट लेंथ वाली नीडल चाहिए होगी। सो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा सिरिंज सेलेक्ट करें जिसकी नीडल लेंथ जो है वो शॉर्ट हो। और अगर हमें फॉर एग्जांपल इंट्रामस्कुलर जाना हो, मसल के अंदर हमने इंसर्ट करना हो नीडल, तो हम नॉर्मली कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी सी लंबी लेंथ वाली लें। और वो डिपेंड करता है कि आप सुपरफिशियल मसल में इंजेक्ट कर रहे हैं, आप डीप मसल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आप नीडल की लेंथ जो है वो उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपल एक बात आ गई कि नीडल लेंथ एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इंजेक्शन, कि आप कौन सा टाइप ऑफ इंजेक्शन लगा रहे हो, ठीक है। थर्ड जो चीज है ना बेटे, वो है नीडल गेज। नीडल गेज का क्या मतलब होता है? नीडल गेज का मतलब बेसिकली इस नीडल की का डायमीटर, कि कितना डायमीटर है इसका, इसकी थिननेस या थिकनेस कितनी है, इसका डायमीटर कितना है। सो नीडल गेज इज एक्चुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस नीडल, ठीक है। और डायमीटर आप जितना जितना कम कर रहे हो करोगे वैसे वैसे नीडल बारीक होती जाएगी, जैसे जैसे आप डायमीटर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नीडल जो है वो मोटी होती जाएगी। अब देखें, डिपेंड कर रहा है कि आप नीडल गेज जो है वो कौन सा यूज करोगे। वो नीडल गेज आपके डिपेंड कर रहा है स्पेसिफिकली ऑन द टाइप ऑफ मेडिसिन। देखें, अगर कोई मेडिसिन ऐसी है जो कि वाटर सॉल्युबल है, कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है, सो वो अगर उसके लिए अगर आप कम गेज वाली नीडल यूज करोगे, मतलब कि अगर आप कम डायमीटर वाली नीडल यूज करोगे, तो उसके थ्रू भी इजीली जो है वो फ्लूइड चला जाएगा। सर आवाज का। जी, मैं ये कह रहा हूँ बेटे कि अगर नीडल गेज हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन। मिसाल के तौर पे जो दवाई इंजेक्ट कर रहे हैं हम, जो फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हैं, अगर वो फ्लूइड वाटर सॉल्युबल है,
तो वाटर सॉल्युबल फ्लूइड जो है वो उसके लिए अगर हम कम डायमीटर वाली नीडल भी यूज करेंगे तो वो इजीली उसके थ्रू डिस्पेंस हो सकता है वो फ्लूइड। लेकिन अगर जो आपकी जो मेडिसिन है वो अगर लिपिड सॉल्युबल है, ऑयल इन नेचर है, उसको ऑयल बेस्ड मेडिसिन है, सो ऑयल बेस्ड मेडिसिन जो है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, वो थिकनेस ज्यादा होती है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता। सो डेफिनेटली उसके लिए फिर आपको ज्यादा डायमीटर वाली नीडल रिक्वायर्ड होगी, जिसका गेज जो है, जिसका डायमीटर जो है वो ज्यादा होगा। जितना डायमीटर ज्यादा होगा उतना ही आसानी से हम सोल्यूशन जो है वो इंजेक्ट कर सकेंगे थ्रू दैट नीडल। ठीक है। सो नीडल गेज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन दी solubility of that particular medicine which you are going to dispense. ठीक है। If that particular medicine is actually water soluble, then you can use a thin needle, and if the solution or the medicine is lipid soluble, then you must use a needle with thick diameter, ठीक है, in order to easily dispense that medicine। ठीक है। यहाँ पे एक चीज तो ये, तो थिकनेस और थिननेस से फायदा क्या होगा? एक फायदा तो हमें ये मिल जाएगा कि हम वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल मेडिसिन को हम लगा सकेंगे। दूसरा ये कि देखिए जितनी बारीक नीडल होगी उतना ही वो, उसकी वजह से पेशेंट को पेन कम होगा, वो कम चुभेगी। जितनी ज्यादा मोटी नीडल होगी डेफिनेटली उसको इंसर्ट करते हुए, उसको स्किन के थ्रू इंसर्ट करते हुए डेफिनेटली पेशेंट को पेन ज्यादा फील होगा। लेकिन हम नीडल सिलेक्शन बेसिकली बेटे जो मेन चीज है वो हम बेसिकली जो गेज सिलेक्शन है वो हम बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिन करते हैं कि वो मेडिसिन की नेचर क्या है। ठीक है। अब हम गेज को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं कि ये गेज होता क्या है। देखें अक्सर सिरेंजेस आपके घर में कोई पड़ी हो तो आप उठा के देख लो, उसके ऊपर जो जो लगा होता है ना, उसके ऊपर जो डिटेल्स लिखी होती है, उस डिटेल के ऊपर अक्सर लिखा होगा ये 16 गेज है, ये 18 गेज है, ये 19 गेज है, ये 20 गेज की नीडल है। तो गेज का डायमीटर के साथ क्या रिलेशन है, इसको जरा आप लोग गौर से देखो। देखो जैसे जैसे हम गेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डायमीटर कम होता जाता है। ठीक है। याद रखिएगा जिस नीडल का गेज जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका डायमीटर कम होता जाएगा। सो आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो कि जितने हाई गेज की नीडल मैं यूज करूंगा उतनी ही वो बारीक नीडल होगी, जितना मैं कम गेज की नीडल यूज करूंगा उतनी ही वो मोटी नीडल होगी। ठीक है। और ये जो गेजेस है ना, ये गेजेस जो है, जो नीडल के जो गेज हैं, ये हम कलर से भी पहचान सकते हैं। और वो कलर कौन सा? बेसिकली ये जो नीडल जो होती है, नीडल बेसिकली प्लास्टिक, उससे पहले उसके स्टार्ट में ना एक प्लास्टिक होता है जिसके थ्रू हम फिक्स करते हैं उसको बैरल के साथ। तो बेसिकली वो जो प्लास्टिक है ना नीडल के साथ जो अटैच होता है, जिसके थ्रू हम वो नीडल को बैरल के साथ फिक्स करते हैं, ये प्लास्टिक डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और वो कलर उन्होंने बेसिकली डिफाइन किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ द गेज ऑफ दैट नीडल। सो इस चीज को भी आप लोग आज देखो, अगर घर में किसी के पास पड़ी हो सिरिंजेस, तो उसमें देखें अगर 5 ml की सिरिंज है और अगर उसका उसका गेज जो है 16 गेज की है, तो देखें कि उसका जो हब कलर है, इसको हब कहते हैं, इसको नीडल हब कहते हैं। तो हब कलर जो है वो क्या है, कौन सा है। ठीक है। सो वो हब कलर से भी हम लोग अगर गेज ना भी लिखा हो, हब कलर से भी हम पहचान लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने नीडल सिरिंज खोल ली और उसका जो कवरिंग की पैकिंग की वो आपने फेंक दी, तो अगर आपको हब कलर से भी आपको पता चल जाता है कि कौन सी गेज की नीडल है। ठीक है। सो सिंपली कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे हम गेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे नीडल की जो डायमीटर है वो कम होता जाता है। ठीक है। चलेंगे, तो ये सारी की सारी कहानी मैंने आपको बताई कि सिरिंज जो है उसके पार्ट्स मैंने आपको बताया, सिरिंज की सिलेक्शन हम किस बेस पे करते हैं और गेज का डायमीटर के साथ क्या रिलेशन है, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब हम आते हैं, हमने सिरिंज सिलेक्शन कर ली, उसके बाद अब हमने ब्लड कलेक्ट करना है पेशेंट से। ठीक है। सो ब्लड कलेक्शन के लिए सिरिंज के अलावा हमें कोई ब्लड कलेक्शन ट्यूब भी चाहिए, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं सिरिंज के अलावा। और वो ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स जो है वो हमारे पास ये वाली होती हैं। आप लोगों ने कभी अगर देखा हो, किसी के साथ गए हो आप लोग लेबोरेटरीज वगैरह पेशेंट के साथ, और आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे वो जो टेक्नीशियन होता है वो जब आपसे ब्लड लेने लगता है या पेशेंट से ब्लड लेने लगता है तो उसके पास सिरिंज के अलावा एक जो है वो कंटेनर भी होता है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब भी होती है, जिसके अक्सर
ऊपर जो है डिफरेंट कलर के स्टॉपर्स लगे होते हैं। सो ये जो इनको हम कहते हैं ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स, और इनको हम वैक्यूम टेनर्स भी कहते हैं। इसको वैक्यूम टेनर्स इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर बेसिकली इस ट्यूब के अंदर इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया होता है, इससे एयर निकाली होती है और उसके ऊपर स्टॉपर लगाया होता है। सो दीज आर बेसिकली द कंटेनर्स हैविंग वैक्यूम, दैट्स व्हाई इसको हम वैक्यूम टेनर कहते हैं। वैक्यूम फॉर वैक्यूम और टेनर फॉर कंटेनर। सो दीज आर एक्चुअली द कंटेनर्स विद वैक्यूम, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट वैक्यूम टेनर। ठीक है। सो मैं इसकी टाइप्स वगैरह बताऊंगा अभी आगे आपको, लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ ब्लड कलेक्ट करना था, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि सिरिंज चाहिए आपको ब्लड कलेक्शन ट्यूब चाहिए, इसके अलावा आपको फिर कॉटन स्वेब चाहिए होगा, और आपको टॉर्निकेट चाहिए होता है। जैसे टॉर्निकेट जो कि आप जहाँ से आपने ब्लड कलेक्ट करना हो उसके ऊपर आप लगा लेते हो, ताकि वहाँ पे आप ब्लड फ्लो रोक लो, तो वहाँ पे वीनस कंजेशन होगी, जिस वीनस कंजेशन की वजह से वेन्स जो हैं वो ज़रा और उनके अंदर ब्लड पुल अप करेगा, तो वेन्स जो हैं वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट होंगी और आप इजीली जो है वो ब्लड कलेक्ट कर सकोगे। यहाँ पे आप लोग मुझे कोई बता सकता है ये ब्लड किस वेन से ले रहा है? ये देखें ब्लड किस वेन से लिया जा रहा है, कौन बताएगा? सिफेलिक वेन्स। सिफेलिक वेन से, वेरी गुड, दिस इज द सिफेलिक वेन सिफेलिक वेन जी। सो ये सिफेलिक वेन से जो है वो ब्लड कलेक्शन हो रही है, और वो ब्लड कलेक्ट करने के बाद बेसिकली उसको स्टोर कर रहा है इस कंटेनर के अंदर, ब्लड कलेक्शन ट्यूब के अंदर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है। सो ये था कि हम ब्लड कलेक्शन जो है वो कहाँ से करते हैं, कौन सी वेन्स यूज करते हैं, कौन सी चीजें हमें उसके लिए चाहिए होती हैं, और हम कौन से ट्यूब्स के अंदर उसको कलेक्ट करते हैं। अब सेकंड जो स्टेप है दैट इज द ब्लड प्रिजर्वेशन। ब्लड प्रिजर्वेशन क्या होती है? ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले ना मैं आपसे कुछ 2-3 चीजें जो है वो पूछने लगा हूँ। कोई मुझे ये बता सकता है कि प्लाज्मा और सीरम के अंदर क्या फर्क होता है? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? कौन बताएगा? शाबाश। प्लाज्मा और सीरम में क्या फर्क होता है? सर उनकी स्टेट में फर्क होता है कि एक सॉलिड होती है और एक लिक्विड ही होती है। अच्छा जी, और माशाल्लाह जी, और बेटे और कोई? नहीं, सीरम शाबाश। तो लिक्विड ही होता है सर। आई थिंक सर प्लाज्मा प्लाज्मा स्पेशली एक एक करके नूर प्लाज्मा में जी। सर आई थिंक प्लाज्मा स्पेशली ब्लड में होता है और सीरम कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो नहीं सकता है सर, जी। ब्लड में नहीं ब्लड सर क्लॉटिंग ब्लड में एजेंट्स ब्लड होते हैं, क्लॉटिंग जबकि एजेंट्स प्लाज्मा में होता ब्लड हाँ क्लॉटिंग एजेंट्स नहीं होते। नहीं होते। प्लाज्मा में ब्लड सीरम क्लॉटिंग एजेंट नहीं, सीरम में नहीं होते कि प्लाज्मा में नहीं होते? होते हैं किस में होते हैं? सीरम सीरम में में नहीं नहीं होते। होते। सीरम में नहीं सीरम में होते। नहीं होते। अच्छा, चलिए अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। देखें ब्लड है, ब्लड में से जब आप ब्लड सेल्स रिमूव कर लेंगे तो क्या बचेगा? ब्लड में से अगर प्लाज्मा आप ब्लड, दैट विल बी प्लाज्मा प्लाज्मा। ये आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हो सारे। और प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल लें सीरम। तो क्या हो जाएगा? सीरम आ जाएगा हमारे पास। तो ये तो हमने थियोरेटिकली बड़ा आसान कर दिया, हमने ये साफ लगा लिया, कैलकुलेशन कर ली कि यार ब्लड में से माइनस कर दो ब्लड सेल्स तो प्लाज्मा आ जाएगा, प्लाज्मा में से प्रोटीन्स निकाल लो तो सीरम आ जाएगा। एक्चुअली इस तरह से लिखते हुए तो बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसे कभी भी नहीं कर सकते कि हम ब्लड में से ब्लड सेल्स रिमूव कर लें और प्लाज्मा सेपरेट कर लें। यहाँ तक तो ठीक है, और फिर प्लाज्मा से हम फिर क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल लें, वो हो नहीं सकता। एक्चुअली जो दोनों जो सॉल्यूशंस है ना, प्लाज्मा और सीरम, ये दोनों जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और दोनों का कलर भी सेम होता है, लाइट येलो कलर होता है। अपेरेंटली आप उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये प्लाज्मा है या सीरम है। एक ही ब्लड से निकलता है, दोनों ब्लड के अंदर ही होते हैं। ठीक है। आज मैं आपको ये चीज समझाने लगा हूं कि हम ब्लड में से प्लाज्मा और सीरम को प्रैक्टिकली कैसे सेपरेट करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझो और इसको बिल्कुल जहन में फिक्स बिठा लो। ये मैं आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछूंगा, मेरे वाइवे का पहला क्वेश्चन ही यही होगा। ठीक है, कि व्हाट इज कि हाउ वी प्रैक्टिकली कलेक्ट प्लाज्मा और सीरम फ्रॉम ब्लड। सो फॉर एग्जांपल बेटे, ये मैंने 2 वैक्यूम टेनर्स ले लिए, ठीक है।
दिस इज वेक्यूटेनर नंबर ए और ये है वेक्यूटेनर नंबर बी। वेक्यूटेनर नंबर ए में मैं ब्लड में से प्लाज्मा सेपरेट करना चाह रहा हूँ, मुझे प्लाज्मा चाहिए। और वेक्यूटेनर नंबर बी में मुझे ब्लड में से सीरम सेपरेट करना है, मुझे सीरम चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या, करूंगा मैं क्या? ब्लड तो दोनों में मैंने लेना है। यहाँ पे जो मैंने ब्लड लिया उस ब्लड में से मुझे प्लाज्मा चाहिए और इस वेक्यूटेनर में जो मैं ब्लड लूंगा उसमें से मैंने सीरम सेपरेट करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कहा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम पहले ब्लड में से ब्लड सेल्स रिमूव करके प्लाज्मा निकाल लें और फिर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन्स निकाल लें। प्रैक्टिकली यही होता है कि ब्लड लेंगे और एक ब्लड में से हम प्लाज्मा सेपरेट कर सकते हैं, या तो ब्लड में से हम प्लाज्मा सेपरेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, या तो हम ब्लड में से सीरम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होगा कैसे? ये इस तरह से होगा कि हम दो वेक्यूटेनर्स लेंगे, एक वेक्यूटेनर के अंदर ऐसा वेक्यूटेनर लेंगे जिसमें पहले से एक सब्सटेंस हमने ऐड किया होगा और उस सब्सटेंस को हम कहते हैं एंटीकोगुलेंट। और एंटीकोगुलेंट का फंक्शन क्या होता है कि वो कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है, क्लॉटिंग नहीं होने देता। अब जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ब्लड है जो हम इस कंटेनर के अंदर लेंगे वो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, वो उस तरह ही रहेगा जिस तरह वेसल्स के अंदर होता है। क्योंकि बेटे आप लोगों ने नोट किया होगा ना कि जब हम ब्लड जो है वो रिमूव करते हैं बॉडी से और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रखते हैं तो वो खून जम जाता है। नोट किया होगा आप लोगों ने, ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है। ब्लड क्लॉट क्यों करता है? बिकॉज वो ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग प्रोटीन जो जो एंटीकोगुलेंट है, जो कि नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है। चलें जी, मुझे ये बताएं, वैसे एक जनरल सा क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड मूव करता है सो वो ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता? जब जैसे हम बॉडी से उसको बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्लॉट कर जाता है। कौन देगा इसके जवाब मुझे? शाबाश जी, जी मेरा बेटा। सर क्योंकि ब्लड के अंदर कुछ एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन, तो वो ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट, कुछ एंटीकोएगुलेंट्स प्रोटीन। वेरी गुड वेरी गुड। तो एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स तो ब्लड के अंदर होती हैं, तो वो ब्लड जो हम बॉडी से रिमूव करते हैं उसके अंदर भी तो होती हैं, तो वो ब्लड क्यों क्लॉट कर जाता है थोड़ी देर के बाद? वेसल्स के अंदर होता है तो नहीं क्लॉट करता। सर टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। अच्छा जी, और शाबाश, जब ब्लड कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है इस वजह से भी क्लॉट नहीं कर पाता। जी शाबाश। और जी अफीफा? नहीं सर अभी दिमाग में नहीं आ रहा। चलें जी, तो मैं यहाँ पे आप सबकी बातें ले लेता हूँ। देखें, ब्लड जो है, जिस तरह मेरे एक बेटे ने बताया कि ब्लड चूंकि वो बॉडी टेम्परेचर के उसके में इसका मेंटेन रहता है, इस वजह से जो है जब उसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो वो बॉडी टेम्परेचर उसका टेम्परेचर वेरी कर जाता है और इस वजह से वो ब्लड क्लॉट कर जाता है। सो देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्लड जो है वो रिमूव कर रहा हूँ बॉडी से और उस ब्लड को मैं इस तरह से रख रहा हूँ कि उसको मैं प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर भी दे रहा हूँ, सो मेरा ख्याल है फिर उसको क्लॉट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, मेरे बच्चे ने बताया कि क्योंकि ब्लड कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है सो इस वजह से क्लॉट नहीं करता, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि बॉडी से ब्लड जैसे निकाल लूँ और उस ब्लड को कॉन्स्टेंटली मैं मूव करता जाऊँ ताकि वो क्लॉट ना कर जाए, ना करे। तो ऐसे दोनों सूरतें अगर मैंने वही वाली प्रोवाइड कर दी जो बॉडी के अंदर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और ब्लड की मूवमेंट, अगर ये मैं बॉडी से बाहर उसको प्रोवाइड कर दूं तो मेरा ख्याल है फिर तो इनको क्लॉट नहीं करना चाहिए, लेकिन इवन देन ब्लड क्लॉट कर जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्लड जो है, ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो बेसिकली टेम्परेचर और मोशन मूवमेंट इस पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करते, ऑल्दो दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट but not majorly, not significantly contributes towards prevention of clotting. So इसका मतलब ये है, फिर वाहिद एक चीज बचती है जो कि एंटीकोगुलेंट है। और ब्लड के अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है मेरे बेटे? बॉडी के अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? हेपरिन। हेपरिन, वेरी गुड। सो हेपरिन कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है बॉडी में? लिवर से। लिवर से प्रोड्यूस होता है। और शाबाश, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लंग्स भी उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट में वो लंग्स से ही प्रोड्यूस होता है, मेजरली लिवर से ही प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर जो WBCs हैं, बेसोफिल्स और यूसिनोफिल्स,
वो भी बेसिकली कुछ अमाउंट ऑफ हेपरिन जो है वो सिंथेसाइज और प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो क्या हो रहा होता है मेरे बेटे कि ये ब्लड जो मूव कर रहा है वेसल्स के अंदर, तो इसके अंदर कॉन्स्टेंटली एंटीकोगुलेंट एड अप हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्लॉट नहीं करता। अपोजिट की जब आप ब्लड को रिमूव करते हैं फ्रॉम बॉडी, सो उसकी वजह से होता क्या है कि वो जो एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को रिमूव करते हुए साथ आ गया, वो एंटीकोगुलेंट इतना होता है कि वो कुछ खास देर तक ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। उसके बाद उसकी जो क्लॉटिंग एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, जो एंटीकोगुलेंट एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। फिर फर्दर क्या होता है कि जब एंटीकोगुलेंट एबिलिटी उसकी वीक हो जाती है तो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ब्लड की क्लॉटिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्यों नहीं हो रहा होता? बिकॉज ब्लड वेसल्स के अंदर वो कॉन्स्टेंटली हेपरिन जो है वो एड अप हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है, एंटीकोगुलेंट एबिलिटी है, वो वीक नहीं पड़ती। तो वो इस वजह से ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता। जैसे ही बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं तो एकदम से तो नहीं खून जमता, थोड़ी देर बाद जो जमता है, तो वो थोड़ी देर तक नहीं जम रहा होता। दैट इज बेसिकली ड्यू टू दैट एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन दैट ब्लड सैंपल। और जैसे ही वो टाइम गुजरता है, बिकॉज आपने पढ़ा हो या आपको पता हो कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक हाफ लाइफ होती है ना। जैसे ही वो हाफ लाइफ जो है उसकी अचीव होती है, तो उस हाफ लाइफ का मतलब ये है कि उतनी देर में 50% ऑफ दैट सब्सटेंस बिकम इनएक्टिव। ठीक है, सो जैसे जैसे है हाफ लाइफ कंप्लीट होता जाता है, अचीव होता जाता है, वैसे वैसे वो सब्सटेंस जो है वो जो है डी नेचर या इनएक्टिवेट होता जाता है, जो उसकी एक्टिविटी मिनिमम होती जाती है। और फिर दूसरे सब्सटेंसेस जो अपोजिंग सब्सटेंसेस अपोजिट सब्सटेंसेस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना बेटे, वो बेसिकली एंटीकोगुलेंट के ना होने की वजह से या उसकी एक्टिविटी खत्म होने की वजह से हो जाती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हम जब प्रैक्टिकली ब्लड में से प्लाज्मा या सीरम सेपरेट करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम जिस ट्यूब के अंदर हमने ब्लड में से प्लाज्मा सेपरेट करना होता है, उस वैक्यूम के अंदर में हम एंटीकोगुलेंट ऐड कर लेते हैं। और फिर और जिसमें हमें प्लाज्मा में से सीरम सेपरेट करना होता है, उसमें हम कुछ भी नहीं ऐड करते, उसको खाली छोड़ते हैं। ठीक है, अब हमने स्टेप 1 में क्या किया, 2 ट्यूब ली ए एंड बी। एक ट्यूब में हमने ट्यूब ए में हमने एंटीकोगुलेंट ऐड किया और ट्यूब बी के अंदर हमने एंटीकोगुलेंट नहीं ऐड किया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने दोनों में ब्लड ऐड किया। अब जब दोनों में हम ब्लड ऐड करेंगे, सो क्या होगा, ब्लड ऐड करने के बाद हम ट्यूब ए को हम बेसिकली ब्लड जब इसमें ऐड करेंगे तो इसको थोड़ा सा ब्लड को हम मिक्स करेंगे ताकि जो एंटीकोगुलेंट नीचे है वो इस ब्लड के साथ ऐड अप हो जाए। उसका फायदा क्या होगा कि ये ब्लड जो है फिर क्लॉट नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसकी मिक्सिंग की तो फिर हम क्या करते हैं, ट्यूब ए को हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें 2 लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, नीचे जो है वो जनाब ब्लड सेल्स जो है वो बैठ जाते हैं और ऊपर जो है वो हमारे पास एक येलो कलर की जो है एक लेयर आ जाती है, फ्लूइड आ जाता है। इस येलो कलर फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्यों इसको हम कह रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। हमें कैसे पता चला, हमें तो नजर नहीं आ रही क्लॉटिंग प्रोटीन्स के अंदर है, हम कैसे कह रहे हैं कि इसके अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं? वो हम इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज बेटे कि हमने इन क्लॉटिंग प्रोटीन्स को यूटिलाइज ही नहीं होने दिया। हमने इसमें एंटीकोगुलेंट ऐड किया था, उसने क्लॉटिंग प्रोटीन्स को रोक के रखा। अब क्लॉटिंग प्रोटीन को जब उसने रोक के रखा क्लॉटिंग से, तो वो जब हम उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो नॉर्मली क्लॉटिंग प्रोटीन प्लाज्मा में ही होते हैं, ब्लड सेल्स में नहीं होते। तो इस वजह से वो जब सेंट्रीफिकेशन होगी और ऊपर जो फ्लूइड आएगा प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के अंदर वो क्लॉटिंग प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में वो क्लॉटिंग प्रोटीन एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो फ्लूइड है दिस इज प्लाज्मा बिकॉज दिस कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब हम ट्यूब बी की तरफ आते हैं। ट्यूब बी में हमने क्या किया, हमने इसमें ब्लड ऐड किया और इसमें हमने कोई एंटीकोगुलेंट नहीं ऐड किया था। अब क्या हुआ कि जब आप ब्लड इसमें ऐड करते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ब्लड के अंदर जो है ना, उस ब्लड के अंदर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे क्लॉट ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, ऐसे क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। और इसी क्लॉट के अंदर आप देखेंगे इस क्लॉट के बाद सरफेस पे जो है ना येलो कलर का एक फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। ऐसे इसके सरफेस पे येलो कलर का एक फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा।
ये जो येलो कलर फ्लूइड सरफेस पे आ रहा है ना बेटे, विदाउट सेंट्रीफ्यूगेशन, हमने क्या किया, ट्यूब में ब्लड लिया, इसको थोड़ी देर के लिए रखा, इसको थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन कर लेते हैं ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर लेते हैं ट्यूब को, और इसको रखते हैं, तो थोड़ी देर में हम देखते हैं ब्लड सेल जो है वो क्लॉट करना शुरू कर जाते हैं, और ऊपर जो है सरफेस पे येलो कलर की जो है एक लेयर आना शुरू हो जाती है, येलो कलर का फ्लूइड आना शुरू हो जाता है। इस येलो कलर फ्लूइड को बेटे हम कह रहे हैं सीरम। क्यों सीरम कह रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं होते। क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहाँ गए? बिकॉज दोस क्लॉटिंग प्रोटीन्स आर यूटिलाइज्ड इन मेकिंग दिस क्लॉट ऑफ ब्लड। ये जो ब्लड क्लॉट बना है ना, दिस ब्लड क्लॉट इज बेस्ड ड्यू टू दी क्लॉटिंग प्रोटीन्स। सो हमें पता है कि चूंकि हमने यहाँ पे एंटीकोगुलेंट नहीं ऐड किया था, सो ब्लड की कोगुलेशन हमने प्रिवेंट नहीं की थी। अब हमें पता है कि ब्लड की कोगुलेशन जब हम प्रिवेंट नहीं करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो एंटीकोगुलेंट इस सैंपल के अंदर है वो तो इनएक्टिव हो जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, वो इस ब्लड सेल को क्लॉट करना शुरू कर जाएंगे, कि क्लम्पिंग शुरू कर जाएंगे। और जब क्लम्पिंग होगी तो इस क्लम्पिंग के नतीजे में जो फ्लूइड पार्ट है, ब्लड सेल्स को आपस में एग्रीगेट करना शुरू करेंगे, जो फ्लूइड पार्ट है वो सरफेस पे आना शुरू कर जाएगा, और वो जो फ्लूइड पार्ट, जो येलो कलर का फ्लूइड पार्ट सरफेस पे आएगा, दैट फ्लूइड विल बी सीरम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिकली सेपरेट सीरम और प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड। समझ आई आप सबको बेटे? किसी को समझ ना आई हो मेरे बेटे बता दे। ये सवाल मैंने पूछना है, अगर मैंने नहीं पूछना तो वाइवे में जो टीचर होगा वो आपसे जरूर इस सवाल पूछेगा। सो आपको इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल ये सब इस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल क्लियर हो। क्लियर है सबको बेटे मेरे? यस। चलें जी, Yes, अब हम sir. आगे मूव करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं ब्लड प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेटिव्स की तरफ आते हैं, और इसको हम फाइनलाइज करते हैं, बस बात खत्म करते हैं। देखें, फिर हम ब्लड प्रिजर्वेशन की तरफ आते हैं। ब्लड प्रिजर्वेशन में मैंने आपको कहा कि अगर आपने ब्लड को उसी फॉर्म में प्रिजर्व करना है तो डेफिनेटली आपको एंटीकोगुलेंट ऐड करना पड़ेगा। सो प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट होते हैं, जो कि ब्लड कोगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। और हमारे पास कॉमनली जो प्रिजर्वेटिव्स हैं अवेलेबल, वो सिट्रेट होते हैं, या ऑक्सीडेट साल्ट्स होते हैं, या EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड हो सकता है, या हेपरिन हो सकता है। सो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम ब्लड कोगुलेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका प्रिंसिपल देख लें। जो सिट्रेट्स हैं, जो ऑक्सीडेट्स हैं, और जो EDTA है, ये तीनों किस तरह से ब्लड कोगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं? ये बेसिकली जैसे ही हम इन तीनों को ऐड करते हैं ब्लड के साथ, तो ये तीनों जाके क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है ना, उसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, उसको अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। अब आपने अभी शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा, तो आप लोग आगे इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे ब्लड के अंदर में, उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल से। लेकिन फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप उसको बस बिलीव उस पर कर लें कि मैं सही कह रहा हूँ। बेसिकली जो आपका क्लॉटिंग पाथवेज है ना, जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स हैं, वो क्लॉटिंग पाथवेज, उसके अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स बेसिकली डिपेंडेंट हैं कैल्शियम के अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, फ्री कैल्शियम अवेलेबिलिटी पे। तो अगर फ्री कैल्शियम अवेलेबल होगा तो फिर क्या होगा कि वो क्लॉटिंग पाथवेज जो हैं, वो स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट होंगी, और क्लॉटिंग जो है वो इनिशिएट हो पाएगी। लेकिन अगर आप कैल्शियम को निकाल लोगे ब्लड में से, तो फिर क्या होगा कि वो क्लॉटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ऑल्दो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, बट क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है, कैल्शियम, वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। सो ये जो तीनों एंटीकोगुलेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, इनका एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन,